हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार सिंह कॉन्फिडेंस क्लस्टर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज आरसीसी का थर्ड वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं हम लोग, जिसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको एफसीके से डिनोट करते हैं। एफसीके सिंबल है और यही सिंबल इंटायर आरसीसी में यूज होने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। हमारा आईएस कोड में भी यही सिंबल यूज होता है, आपको भी यही करना है। एफसीके, एफ बड़ा रहेगा और सीके इसके नीचे सबस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये देखने से पहले देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि ये कंक्रीट है। हम लोग जानते हैं कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल होने के कारण ये टेंशन में बहुत वीक होता है, तो इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम तो लोग तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। ये सिर्फ कॉम्प्रेशन ले सकता है। तो कोई भी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, यदि कुछ नहीं बोला गया है तो वो ऑटो अंडरस्टूड है, वो अपने आप समझा हुआ चीज़ है कि वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही होगा। अब ये निकालते कैसे हैं, डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले देखते हैं इसको निकालने का तरीका। एक क्यूब होता है जिसका डायमेंशन 150 mm होता है। क्यूब का डायमेंशन कहने का मतलब हो जाता है कि उसका हर डायमेंशन, क्योंकि क्यूब में हर डायमेंशन सेम होता है, तो ये भी 150 mm होगा, हाइट भी 150 mm हो जाएगा एंड ये भी 150 mm हो जाएगा। इसका हर डायमेंशन 150 mm होगा। ऐसा एक क्यूब होगा, इसके अंदर कंक्रीट भर देंगे, बढ़िया से उसको सेटल होने देंगे, कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर देंगे। कॉम्पैक्ट होने के बाद जब ये हार्ड हो जाए उसके बाद इसको क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग मतलब पानी में डाल के छोड़ देंगे। क्यूब चूँकि छोटा है तो इसको पानी में इमर्स करके ही छोड़ देते हैं। कितने दिनों के लिए? 28 दिन तक, ठीक है। तो एक क्यूब को कास्ट करते हैं, 28 दिन तक उसको पानी में रखते हैं। उसके बाद जब उसको निकालते हैं तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस लग सकता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कंप्रेशन और टेंसाइल दोनों लग सकता है। तो हम किसी यहाँ पर हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाना है तो हम दोनों में से कोई भी मशीन यूज कर सकते हैं। उस पर रख के इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि किस स्ट्रेस पे ये क्यूब फेल हो गया, ये ब्रेक हो गया, टूट गया, और वो स्ट्रेस जो हो जाता है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्यूब का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं। ये जो क्यूब का डायमेंशन है वो फिक्स है। आप यदि इंडिया में काम कर रहे हैं तो यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। तो 150 mm का क्यूब में हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अब देखिए, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट क्यूब को हम लोग एक साथ टेस्ट किए और टेस्ट करने के बाद डेफिनेशन देखिए, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ below which not more than 5% of results are expected to fall। मतलब वो वैल्यू स्ट्रेंथ का, कौन सा स्ट्रेंथ? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का वो वैल्यू जिसके नीचे 5% से ज़्यादा क्यूब फेल ना हो, वो स्ट्रेंथ जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए इस तरह का 100 क्यूब टेस्ट किया गया। 100 क्यूब कास्ट कर लिया आपने, सबको पानी में रख दिया 28 दिन तक। उसके बाद निकाल के हर क्यूब को टेस्ट किया, 100 क्यूब को। तो हर क्यूब किसी न किसी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पे आके ब्रेक हो जाएगा। चूँकि ये सारा क्यूब एक ही कंक्रीट से कास्ट किया गया है, एक बार कंक्रीट का मिक्सिंग हुआ और उसी कंक्रीट में से सब क्यूब में फिल कर दिया गया, तो सबका स्ट्रेंथ लगभग सेम ही आना चाहिए। लेकिन सबका सेम आना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी में कॉम्पैक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी में मिक्सिंग थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाया, तो किसी भी कारण से सबका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत वैरी तो करता ही करता है। सबका सेम आना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। अब सारे क्यूब को टेस्ट किए, सबका एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आया। उस सारे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से सारे वैल्यूज को, ठीक है। तो मान लीजिए हमने 100 क्यूब को टेस्ट किया और सबका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को अरेंज करने के बाद कुछ इस तरह से आया। एक आया, मान लीजिए पहला आया 28.5 मेगापास्कल, ठीक है। ये मेगापास्कल हो जाता है, मेगापास्कल में ही यूनिट में रहता है। ये होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखिए, मेगापास्कल लिखिए, एक ही बात है। उसके बाद का रिजल्ट आता है 28.9 मेगापास्कल। चलिए यूनिट अभी नहीं लिख रहे हैं, सब जान लीजिए कि मेगापास्कल ही है, ठीक है, बता दे रहे हैं। उसके बाद अगला आया मान लीजिए 29.1, फिर आया 29.7, कुछ इस तरह से आया।
उसके बाद आया 29.9, फिर आया 30.5, फिर 32.7। इस तरह से मान के चलिए बहुत सारा वैल्यू आया। ये आया चलिए 40.7, कुछ इस तरह से वैल्यू आया। बहुत सारे वैल्यू उसको हमने अरेंज कर दिया। अब इस 100 जो क्यूब आया उसका अरेंज करने के बाद कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके नीचे 5%, अब चूंकि 100 क्यूब है तो उसका 5% 5 ही होगा, तो 5 क्यूब उससे कम स्ट्रेंथ वाले हों। तो देखिए, एक ये मेगापास्कल तो यूनिट है, ठीक है, 2 3 4 5, तो 5 सैंपल जो है वो 29.9 से कम है। अब स्ट्रेंथ जो होता है वो हम लोग ग्रेड में देख लिए थे, M30, M20, M25, ये 5 के मल्टीपल में ही होता है, तो 29.9 तो कुछ होगा नहीं, तो इससे ज़्यादा क्या होगा 30। तो 30 मेगापास्कल एक ऐसा स्ट्रेंथ हो गया जिसके नीचे 5% आ रहा है, ये उससे बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो 30 मेगापास्कल है। क्यों 30 मेगापास्कल है? क्योंकि 30 मेगापास्कल वो वैल्यू है जिसके नीचे 5% से ज़्यादा क्यूब फॉल नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। चलिए, अभी तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए 100 क्यूब का टेस्ट कर रहे हैं, पर क्या 100 क्यूब का टेस्ट हमेशा करना पॉसिबल है? होता क्या है, जब भी हम कोई कास्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी, जैसे स्लैब हुआ, बीम हुआ, कॉलम हुआ, या कोई ओवरब्रिज बन रहा है उसका गार्डर है, कुछ भी कास्टिंग हो रहा है, उस वक्त उसी कंक्रीट से कुछ सैंपल्स तैयार किए जाते हैं ताकि बाद में हम उसको टेस्ट करें। क्यों टेस्ट करना ज़रूरी है? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो ये मेंबर बनाया कंक्रीट से 28 दिन बाद वो कितने स्ट्रेस पे टूट जाएगा। अब उसका स्ट्रेंथ कितना है तो उसको तो तोड़ के ही देखना पड़ेगा, कितने स्ट्रेंथ पे टूटेगा। उसके लिए हम एक्चुअल में उसको तोड़ के तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमने कास्ट किया है, उसका यूज है आगे, उसको तोड़ेंगे तो नहीं। तो फिर पता कैसे करेंगे कि वो कितने पे टूटेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस वक्त कास्टिंग कर रहे होते हैं उस वक्त उसी कंक्रीट से कुछ क्यूब्स तैयार कर लेते हैं, उसको 28 दिन तक क्यूरिंग में रखते हैं, और फिर 28 दिनों बाद उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डाल के उसको तोड़ के देखते हैं कि कितने पे टूटेगा। और हम मान लेते हैं कि इतना पे, चूंकि ये क्यूब टूट गया, उसी कंक्रीट से बना था, तो वो मेंबर भी इतना ही पे टूटेगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग क्यूब बनाते हैं कास्टिंग के समय ही। पर सोच के देखिए कि जब हम कास्टिंग कर रहे हैं तो क्या उसमें से उसी कंक्रीट से 100 क्यूब बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बना तो सकते हैं, पर कितना कंक्रीट वेस्ट होगा। इस कंक्रीट का तो कोई यूज है ही नहीं। ये टेस्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, टेस्ट होने के बाद वो कंक्रीट टूट जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, इसका कोई काम नहीं है आगे। तो ये तो सारा कंक्रीट बर्बाद होने वाला है। तो हर बार यदि हम 100 क्यूब टेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा तो इसमें आ जाएगा, वो हम कर नहीं सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं? 4-5 क्यूब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जब हमने 100 क्यूब टेस्ट किया तो आराम से हमने बोल दिया कि उसमें से 5 यदि फेल हो रहा है, जिस स्ट्रेंथ के नीचे वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, 5 निकालना आसान था। 100 का 5% जो होता है वो सिर्फ 5 होता है। लेकिन जब हम 4 क्यूब टेस्ट कर रहे हैं, मान के चलिए सिर्फ 4 क्यूब, तो 4 का 5% कितना होगा? ये हो जाएगा लगभग 0.2। अब 0.2 क्यूब क्या होता है? 4 क्यूब हमने टेस्ट किया तो या तो उसमें से एक भी फेल ना करे, या फिर एक फेल हो जाएगा, या 2 या 3 या चारों फेल हो जाएगा। पर 0.2 क्यूब्स कैसे फेल होगा? यदि एक क्यूब भी फेल हो जाता है तो 4 में से एक मतलब हो गया हमारा 25%। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि 25% तो फेल हो गया। अब 25% उस स्ट्रेंथ के नीचे फेल हो गया तो वो तो स्ट्रेंथ होगा नहीं, क्योंकि हम 5% से ज़्यादा नहीं अलाउ कर सकते हैं। यदि एक भी फेल नहीं हुआ तो कहने का मतलब वो तो 100% पास हो गया, 0% फेलियर। इसका मतलब सारे क्यूब्स उसके ऊपर पास हो जा रहे हैं, उससे नीचे कोई नहीं फेल कर रहा है। इसका मतलब क्या, जब 100 सैंपल रहेगा तो भी उसके नीचे कोई फेल नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमारे पास 100 सैंपल्स में से तो हमने सिर्फ 4 ही सैंपल लिए ना। उसमें से अब वो 4 रैंडम कहीं से भी पिक हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ से 4 कहीं से उठा लिया तो उससे नीचे तो एक फेल हो जाएगा, लेकिन वो तो हमने यहाँ पर देखा नहीं। अभी देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। 100 क्यूब हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उतना कॉस्ट नहीं हमारे पास, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है।
कम टेस्ट करेंगे, आप लोग भी जानते हैं कि जितना सैंपल साइज छोटा होता है एरर उतना ही ज़्यादा होता है। 4 तो बहुत कम होता है, अब 4 सैंपल का टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यू तो सही आएगा ही नहीं। तो कैसे करेंगे? इस दोनों के बीच मामला फंस गया कि कम टेस्ट करेंगे तो एरर का प्रॉब्लम है, ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे इंजीनियर्स ने एक नया तरीका ईजाद किया और उसको देखने वाले हम लोग। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे क्यूब्स के टेस्ट किए अलग अलग समय पे, 100 क्यूब का किया, फिर अलग 100 का किया, फिर अलग 100 का किया, उस सब को एनालाइज किया और फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचे। और उस डिसीजन के बाद उन्होंने एक ग्राफ बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें एक्स एक्सिस पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रखा गया और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रखा गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब उस स्ट्रेंथ के आसपास कितने क्यूब्स फेल हो रहे हैं, कितने % क्यूब फेल हो रहे हैं। जैसे 100 है तो मान लीजिए यदि 29.1 के आसपास 3 फेल हुआ, मतलब 3% हुआ, तो इस एक्सिस पे 3% और इस एक्सिस पे 29.7। उसी तरह 32.7 के पास कितना फेल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7%। तो y एक्सिस पे 7% और x एक्सिस पे 32.7 मेगा पास्कल में होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इस तरह से सारे वैल्यूज को रख के एक ग्राफ बनाया गया और वो ग्राफ कुछ इस तरह का आया। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो आया प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ये थ्योरेटिकली इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, अब ऐसा देखा गया कि 5% जो है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जिस स्ट्रेंथ के नीचे 5% तक फेल हो रहा है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल देंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 5% का है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा FCK। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसके नीचे 5% सैंपल जो है वो फेल हो जाएगा। अब ये ग्राफ है, इसका कुछ मीन भी होगा, तो बीच में जो मैक्सिमम होता है ये मीन होता है। ठीक है, इसको FM बोलते हैं। और ये देखा गया, बहुत सारे ग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद ये देखा गया कि जो FCK हुआ और जो मीन स्ट्रेंथ है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो है 1.65 सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये RCC का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा से ही जनरली डिनोट करते हैं, तो वो आप लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो वो आप लोग उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, आप कमेंट पे पूछते हैं तो फिर। ठीक है, अब ये सिग्मा हो गया जो कि 1.65 सिग्मा FCK और FM के बीच का डिस्टेंस हुआ। तो इससे हमारा एक रिलेशनशिप क्या निकल गया, हम लोग बोल सकते हैं कि FCK प्लस 1.65 सिग्मा इक्वल्स टू FM। ठीक है, ये रिलेशन हमारा यहाँ से आ गया। अभी क्या देखा गया कि जब मैक्सिमम 1.65 सिग्मा आ रहा है तो हमने मीन के पास 1.65 सिग्मा का ही कुछ पोर्शन पकड़ लिया जिसके अंदर मैक्सिमम, उस रेंज के अंदर मैक्सिमम क्यूब्स फेल हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। ये 1.65 सिग्मा ही दोनों तरफ पकड़ेंगे, दोनों तरफ 1.65 नहीं पकड़ेंगे, इतना पकड़ेंगे कि ये टोटल 1.65 सिग्मा हो जाए। तो ये हो गया 1.65 सिग्मा। ठीक है, अब ये बीच का 1.65 सिग्मा है, उसके बीच मैक्सिमम क्यूब्स फेल कर रहे हैं। मैक्सिमम, नॉट सारे नहीं, कुछ इसके बाहर भी हैं, कुछ इसके बाहर भी हैं, पर मैक्सिमम क्यूब्स जो हैं वो इसी के बीच फॉल कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। फॉल मतलब उसी के बीच आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये 1.65 सिग्मा है, ये 1.65 सिग्मा है, तो ये डिस्टेंस उसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना होता है? ये हो जाएगा 0.825 सिग्मा। ठीक है, 0.825 सिग्मा जो है ये FCK से बड़ा है। अभी देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम सिर्फ 4 क्यूब टेस्ट कर रहे हैं। 3 4 5 वो कितना करेंगे वो डिपेंड करता है, आगे वो सब देखेंगे। पर अभी मान के चलिए 4 क्यूब टेस्ट कर रहे हैं, तो उस चारों का कुछ एवरेज निकालेंगे। अब उस चारों का एवरेज यदि इस रेड लाइन के आगे चला गया, इसका मतलब हमने जो टेस्ट किया है उसका वो इससे उठाया है। अभी देखिए,
4 ही टेस्ट उठा रहे हैं और जब हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्यूब्स जो है वो इसी के बीच फेल हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो चारों सैंपल भी जो है वो इसी के बीच फेल होगा, क्योंकि इसके बीच तो वैसे भी बहुत कम है, तो वो चारों इसके बीच आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। और उसका एवरेज तो और भी ज़्यादा, कि उसका एवरेज जो है वो तो इसी रेड लाइन के बीच ही फेल होना है। तो यदि इसका जो एवरेज निकला वो रेड लाइन के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि FCK जो है वो यही है, ये ग्राफ सही आ रहा है, हमने जो भी ये चारों का टेस्ट किया है वो सही है। यदि FCK का वैल्यू इस रेड लाइन से पहले आ जाता है, इसका मतलब ये है कि FCK का जो एक्चुअल वैल्यू होता वो इससे कहीं इधर ही होता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ की मदद से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरेज स्ट्रेंथ जो होना चाहिए, एवरेज बोल देते हैं उसको, वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इस रेड लाइन से। रेड लाइन पे क्या है, ये है हमारा FCK प्लस 0.825 सिग्मा। अभी देखिए, कास्टिंग के समय डिजाइन इंजीनियर्स ने, कास्टिंग से पहले डिजाइन के समय डिजाइन इंजीनियर ने बताया था कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कम से कम 30 चाहिए। उन्होंने डिजाइन किया M30 के लिए, तो 30 हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ M30 है, कास्टिंग हुआ, तो कास्टिंग के बाद हमें बस ये एश्योर करना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो 30 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 सैंपल कलेक्ट कर लिए थे कास्टिंग के टाइम में ही, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसका एवरेज निकाले और उसका एवरेज वैल्यू FCK प्लस 0.825 सिग्मा से ऊपर गया, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था वो 30 से ज़्यादा है, मतलब 30 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग सेफ है, ये जो भी स्ट्रक्चर बना है वो सेफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 30 की जगह 35 आ गया, 38 आ गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एश्योर करना है कि एवरेज जो है वो इससे कम नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए कुछ और भी गाइडलाइंस IS कोड ने दिया हुआ है, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो फिलहाल ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। उससे कम पे, उससे वो स्ट्रेंथ जिससे नीचे 5% से ज़्यादा सैंपल फेल नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन है, निकालने का ये तरीका था। इसके निकालने के कुछ और भी तरीके हैं, ये आगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने IS कोड की बात नहीं की थी, तो चलिए पहले देखते हैं IS कोड। IS कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन एस स्टैंडर्ड। तो IS कोड एक कोड होता है जो कि डिजाइनर को हेल्प करता है डिजाइन करने के लिए। ये कोड बनाया कैसे जाता है, हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो पहले के सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हुए, उसको एनालाइज करते हुए कुछ डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये इस तरह से फेल हो रहा था, ये स्ट्रक्चर अभी तक इस तरह का बिहेव किया, तो उस हिसाब से ये रिकमेंडेशन होगा। IS कोड कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, उसको डिराइव, उसके कोई भी फॉर्मूले को डिराइव नहीं किया जा सकता है। वो बस एक्सपीरियंस के आधार पे एक कोड बनाया जाता है और एक कन्वेंशन बनाया जाता है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि अभी तक इस तरह से होता आया है और सब कुछ ठीक रहा। कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर फेल होता है, तो सारे इंजीनियर्स एनालाइज करते हैं कि ये क्यों फेल हुआ, और फिर उसको एनालाइज करने के बाद उसको IS कोड में ऐड करते हैं। यदि पहले से ऐड था, उसमें किसी चीज़ की वजह से फेल हुआ था, तो उसको मॉडिफाई करते हैं, जिसको अमेंडमेंट बोलते हैं। चेंजेस होते रहते हैं IS कोड में भी, हर टॉपिक्स के लिए अलग अलग IS कोड होता है। अभी हम लोग RCC पढ़ रहे हैं, तो RCC के लिए जो IS कोड होता है वो होता है IS 456, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्जन आते रहता है। तो अभी का जो लेटेस्ट है वो है IS 456 2000, जो कि 2000 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो IS 456 2000 हम लोग रेफ़र करेंगे, वो लेटेस्ट है, और उसमें भी कई बार अमेंडमेंट हुए हैं, तो उस अमेंडमेंट को भी देखते हुए चलेंगे। तो यदि कोई भी चीज़ हम यहाँ लिखते हैं या बताते हैं, वो यदि आपके IS कोड से मैच नहीं करता है, तो हो सकता है कि उसका अमेंडमेंट हुआ हो, हम जो यहाँ बता रहे हैं वो लेटेस्ट होगा, शायद आप में वो ना हो, तो आप उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, और वो हम यहाँ पे बता भी देंगे। तो IS 456 2000 को रेफ़र करेंगे हम लोग।
आपके पास यदि वो IS कोड नहीं है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो आप वहाँ से IS कोड डाउनलोड कर लीजिए। अब उस IS कोड में पेज नंबर 30 पे एक टेबल है, टेबल 11, ठीक है। उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब मेगा पास्कल, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एवरेज स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो FCK प्लस 0.825 सिग्मा से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि कंक्रीट सेफ है। लेकिन IS कोड ने यहाँ पर कुछ और भी रिकमेंडेशंस दिए हैं। 3 पॉइंट है यहाँ पर। आप यदि टेबल में देखेंगे जो आपके पास होगा उसमें ये वैल्यू अलग अलग होगा। वहाँ पे 2 अलग अलग केस दिया हुआ है, M15 के लिए अलग है, M20 के लिए अलग है, और ये वैल्यू आपको वहाँ मैच नहीं करेगा। लेकिन घबराइए मत, 3rd अमेंडमेंट जो हुआ था वो अब आप अमेंडमेंट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे उसने क्या किया कि सारे ग्रेड के लिए सेम कर दिया। वहाँ पर FCK प्लस 4 को हटा के ये मैक्सिमम जो है, हाँ, FCK प्लस 3 को FCK प्लस 4 कर दिया, और यहाँ पे FCK माइनस 3 को भी FCK माइनस 4 किया हुआ था पहले वाले में, लेकिन अमेंडमेंट करके ये कर दिया गया है। तो ये लेटेस्ट है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। 3 केस है। पहला क्या है, F एवरेज जो है ये इस दोनों से बड़ा होना चाहिए, इस दोनों में जो भी बड़ा हो उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब यदि ये वैल्यू बड़ा हो तो इससे भी बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा हो तो इससे भी बड़ा, इसका जो मैक्सिमम होगा उससे बड़ा एवरेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि हम M30 की बात करते हैं तो M30 के लिए सिग्मा का वैल्यू 5 होता है। क्या होता है वो हम आगे टेबल में देखेंगे। अभी मान लीजिए सिग्मा का जो भी वैल्यू होता है, और FCK 30 हो गया तो इसको रखेंगे। फिर FCK प्लस 3 क्या होगा, 30 प्लस 3 33। तो इस दोनों में से जो भी बड़ा होगा कम से कम F एवरेज उतना होना चाहिए। उससे बड़ा है तो हमारा सेफ है, जो भी स्ट्रक्चर बना है उस कंक्रीट से वो सेफ है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड क्राइटेरिया है इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट फॉर एनी सैंपल जो है कम से कम FCK से इससे बड़ा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन FCK माइनस 3। मतलब हर एक, जैसे हमने 4 टेस्ट किया तो उस चारों में से यदि M30 की बात करें तो 30 माइनस 3 कितना है, 27। तो उसमें से चारों में से कोई भी सैंपल 27 से कम पे फेल ना हो। देखिए M30 की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ M30 मेगापास्कल से ऊपर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। 30 से कम भी चल जाता है, लेकिन 30 माइनस 3 मतलब 27, इससे कम नहीं चलेगा। 30 से कम यदि किसी एक का वैल्यू है तो भी चल जाएगा। कब चलेगा, यदि एवरेज जो है वो इस दोनों को पार कर जाए। तो एक वैल्यू 30 से कम भी है लेकिन उसका एवरेज यदि इसको पार कर गया तो चल जाएगा, लेकिन वो इंडिविजुअल 27 से कम नहीं होना चाहिए। 27 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर FCK 30 होगा M30 ग्रेड के लिए। यदि कोई और ग्रेड की बात हो तो उसके लिए अलग होगा। जैसे M45 की बात करेंगे तो 45 माइनस 3 42 होता है, तो उसके लिए 42 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया समझ गए। तीसरा क्या है, द टेस्ट रिजल्ट शैल बी टेकन विथ minimum 3 number of cubes and individual variations shall not be more than 15% plus minus 15% of average strength, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपने सारे सैंपल्स का टेस्ट किया, 3 या 4, कम से कम 3 होना चाहिए। 3 से ज़्यादा हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 3 होना चाहिए, ये बोल रहा है पहला लाइन। उसके बाद बोल रहा है कि उसका जो एवरेज होगा वो कुछ एवरेज निकलेगा, और हर एक इंडिविजुअल टेस्ट का कुछ वैल्यू होगा। तो एवरेज और हर इंडिविजुअल का वैल्यू 15% से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए एवरेज आ रहा है आपका 50, तो उसका 15% कितना हो जाएगा, 50 का 15% होता है 7.5, तो वो 57.5 से ज़्यादा किसी का भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, और उसमें से आप घटा दीजिए 7.5 तो वो हो जाएगा 42.5। तो 42.5 से कम भी किसी का नहीं होना चाहिए, 57.5 से ज़्यादा भी किसी का नहीं होना चाहिए। यदि किसी का ऐसा आता है तो उस पर्टिकुलर सैंपल को रिजेक्ट कर देंगे। सैंपल को मतलब उस क्यूब को रिजेक्ट करेंगे और बाकी सारे क्यूब्स का टेस्ट करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और उस पर फिर चेक करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मेंबर फेल हो गया, ठीक है। फिर से देखते हैं
यदि इस क्राइटेरिया में क्यूब फेल होता है तो मेंबर फेल हो गया, उसको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब यदि एक स्लैब कास्ट कर लिया और उसके बाद जब कंक्रीट क्यूब का टेस्ट हुआ और क्यूब में पता चला कि एवरेज जो है वो इससे कम आ रहा है, इसका मतलब वो छत जो बना है वो सेफ नहीं है, वो कभी भी गिर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा उपाय है उसको तोड़ के दोबारा बनाओ। अब अगला केस क्या है कि यदि इससे कम होता है तो भी रिजेक्ट कर देंगे। इस दोनों केस में यदि फेल होता है तो इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर फेल है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर यदि इसमें तीसरा में फेल होता है तो यहाँ पर हम उस मेंबर को रिजेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उस वैल्यू को हटाते हैं। जैसे मान लीजिए 4 टेस्ट हमने किया था, 4 क्यूब का टेस्ट किया, उसमें से कोई एक ऐसा वैल्यू है जो कि उस 15% से के रेंज से बाहर हो गया, तो उस पर्टिकुलर क्यूब को हटा देंगे, बाकी 3 क्यूब का टेस्ट करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं। बाकी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा IS कोड का रिकमेंडेशन। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स यदि हम देख लें तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर लीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल का मेंबरशिप यदि आपने अभी तक नहीं लिया तो ये ले लीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। आगे इसके बहुत सारे फायदे होंगे। इसके बारे में, मेंबरशिप के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें मेंबरशिप के सारे फायदे बताए गए हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।